जिगर डोरीवाला से जो मेरी मुलाकात हुई थी वो साल 2017 में हुई थी वडोदरा में। अमित द्विवेदी रॉकस्टार है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, वो एक ऑटो जर्नलिस्ट भी है और एक बड़े यूट्यूबर। तो क्या है, मेरे पास बेशक खाने के पैसे ना हो, लेकिन मेरे पास जो गाड़ियाँ होती हैं BMW, मर्सिडीज, ऑडी, सब कुछ आ जाता है। हमारे पास चप्पल भी नहीं होता था, तो वो हमारे लिए भैंस मतलब दूध भी देती थी और हम उसकी सवारी भी करते थे। तो क्या है कि उन गुरुजी के पास में आ गया और एक तरह से उत्तराधिकारी होता उस मंदिर का अगर वहां रहता, लेकिन गुरुजी ने गलती कर दी। ऐसे गुस्से में कमाए महंतों की शादियां नहीं हुआ करती। देखा ही नहीं जीवन में क्या होता है, विचरण नहीं किया, आपने ट्रैवल नहीं किया, तो आपने किया क्या आखिर धरती पे। तो इसलिए सबको आपको प्रेस करना है, सबके साथ में चलना है। किसी का बुरा सोचोगे सबसे पहले आपका वो एक बंदा आया, मुझे उस जगह भी याद है, सिगरेट पहले हाथ में पकड़ा दिया उसने, तो उस सिगरेट मैंने उसको बेटे के हाथ में पकड़ा दिया। वहाँ पे सीएम थे साहिब सिंह वर्मा, मैंने उनकी भी पूजा करा। जितने मिरेकल्स हो सकते हैं सब मेरे साथ होंगे। वेरी नाइस। दुनिया की अगर खूबसूरती आपने देख ली तो आप इस दुनिया को, और 70-75 साल उस टाइम उनकी उम्र थी, उन्होंने पे गाड़ी चलानी सिखाई। खूबसूरत लड़कियां आती थी, सब में से दोस्ती करना चाहती थी। जैसे कोई कुछ बोलता था तो मैं कॉलर वगैरह पकड़ लेता था। आपको किसी की वैल्यू नहीं रही। आज तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं है। तो इवेंट था लिटरली, मुझे इतना हिला दिया कि मैं जेल जाते जाते बचा। कोई बोलता है कि मेरे संघर्ष के दिन में इसने मेरा साथ नहीं दिया था, भाई कोई क्यों तुम्हारा साथ दे। जो लोग यूट्यूब में उतर रहे हैं, एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप नाचना गाना चाहते हैं तो शादियां अच्छी हैं, उसमें नाचिए गाइए, अपना टाइम मत वेस्ट करिए। मैं पहला बंदा हुआ जिसने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया स्पॉन्सरशिप के साथ। तुम्हारे सूरत वाले तो अलग कहानी करता भी क्या वाले मतलब साइबर ट्रक लेके घूम रहे हैं, यहाँ पर लॉन्च भी नहीं हुई है। नमस्ते, मैं हूँ जिगर डोरीवाला और मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ मेरे नए चैनल पे द टीनेशियस शो में, जहां पर आपको सफलता की वो सारी भीनी भीनी खुशबू का आनंद लेने का मौका मिलेगा, जिससे सक्सेस कहा जाता है। और वहां पर होती है बहुत सारी पॉजिटिविटी। उन पॉजिटिविटी को आप यहां पर देख सकेंगे। और यहां पर खास बात यह है कि वेलकम करता है गेस्ट, ना कि होस्ट। तो वेलकम की तरफ से पहला सवाल होस्ट से, कैसे है जिगर डोरीवाला? बहुत बढ़िया अमित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलने का बहुत सालों के बाद। लेकिन मुझे बताना था कि ये चैनल शुरू क्यों किया है। हमने ये चैनल इसलिए शुरू किया कि इधर लोग नेटवर्किंग भी कर सकते हैं और एक दूसरे को आइडिया शेयर कर सकते हैं, अपनी जो ग्रोथ स्टोरी है वो शेयर कर सकते हैं, अपनी फेलियर के बारे में बात कर सकते हैं वहाँ। और हाँ, एक दूसरे को आज हम जैसे देंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू देकर एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करना चाहते हैं। और इसीलिए ऑडियंस को भी फायदा होगा कि वो अपनी ज़िंदगी में कहीं भी अटके हुए हैं तो वो कैसे ग्रो हो सके। तो अच्छी बात यह है कि एक छोटा सा बैकग्राउंड मैं देता हूं कि जिगर डोरीवाला से जो मेरी मुलाकात हुई थी वो साल 2017 में हुई थी वडोदरा में। एक ऐसा शहर जहां पर मैं पहली बार गया था। ये तो ऑलरेडी गुजरात से थे तो ड्राइव करके पहुंच गए थे, नई नई गाड़ी इनके पिताजी ने दी थी, वहां पर पहुंच गए थे। तो वहां पर हमारी पहली मुलाकात हुई थी। हम एक लक्ष्य के लिए साथ में मिले थे, लेकिन उस लक्ष्य को हम साथ पूरा नहीं कर पाए, रास्ते अलग हो गए। लेकिन दोनों कहीं ना कहीं से अपनी वो मुकाम को हासिल करने में सफल हुए जिसे सक्सेस कहा जाता है। गलत हूं? सही हो, बिल्कुल सही। तो कैसे चल रहा है तुम्हारा काम ना? अभी 8 साल की मेहनत फल लाना शुरू किया हुआ है। मैं एक रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर पे अभी काम कर रहा हूँ, तो रेस्टोरेंट मार्केटिंग के लिए हम पूरे एक बढ़िया सा प्रोडक्ट शूट बना रहे हैं। अच्छा, तो क्या रहे हो? उसमें हम रेस्टोरेंट को एक मार्केटिंग सिस्टम देते हैं, ऑनलाइन प्रेजेंस देते हैं, खुद का डिलीवरी वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं, बोलिया बिलिंग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे देखो कि जो टेक्नोलॉजी बड़ी कंपनीज के पास है, जैसे डोमिनोज है, पिज़्ज़ा हट है, जो भी बड़ी कंपनी सबवे है, हम छोटे लोगों के पास लाना चाहते हैं, जिसमें जैसे लारी, फूड ट्रक्स, कैफेज, रेस्टोरेंट, सारे लोग ये सिस्टम यूज कर सकते हैं और बिना कोई इन्वेस्टमेंट के। हम इसमें अर्निंग कब करते हैं? जब हमारे कस्टमर्स और रेस्टोरेंट्स अर्न करेंगे तभी हमारा अर्निंग होगा। तो ये प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि आज अमित द्विवेदी एक ऐसे बोले तो एक रॉकस्टार है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, वो एक ऑटो जर्नलिस्ट भी है और एक बड़े यूट्यूबर, जिनके मिलके फेसबुक और यूट्यूब को मिला के ओवर मिलियन फॉलोअर्स है। तो बताइए जर्नी के बारे में आपकी। तो जर्नी बहुत दिलचस्प रही है। जो शुरुआत हुई थी वो बड़ी अच्छी थी, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड था कोई शहर वाला नहीं था। हम गाड़ियां देखते थे, गाड़ियों में पहली बार बैठने का जो मौका मिला था वो मिला था, मुझे याद है कि साल 2006 में किसी मारुति 800 में बैठा था। अच्छा, कोई गाड़ी चलाई भी नहीं थी,
तो मतलब उस गाड़ी में बैठा क्यों था, क्योंकि मैं कॉलेज में था और मैं कहीं पर पूजा करवाने जा रहा था। अच्छा। तो मैं पहली बार गाड़ी में बैठा था, फौजी मारुति 800। लेकिन वहां पर मेरे दिल में था कि एक दिन मेरे पास कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ खास होने वाला है, और आज के टाइम में वैसा हो चुका है। ग्रेट। हाँ, आपको हमेशा देखा है नई नई गाड़ियाँ चलाते हुए और बड़ी बड़ी सफ़र करते हो इंडिया की आप। तो क्या है, मेरे पास बेशक खाने के पैसे ना हो, लेकिन मेरे पास जो गाड़ियां होती हैं BMW, मर्सिडीज, ऑडी, सब कुछ आ जाता है, क्योंकि हमारा काम ही वही है, हम गाड़ी चलाते हैं और उसी से अर्न करते हैं। राइट। आप आपकी थोड़ी हिस्ट्री बताइए कि आप आपका बॉर्न कहाँ हुआ था, फिर आप दिल्ली से ही हो, कहाँ से हो आप? तो जो हमारी मेरी मेरी कहानी है, बेसिकली थोड़ी सी फिल्मी लगेगी लोगों को, लेकिन बड़ी दिलचस्प कहानी है। चलो, पहली बार साझा कर रहा हूँ किसी के पॉडकास्ट में, क्योंकि मौका मिला है। तुमने अच्छा सवाल किया है। अगर दोस्त अच्छे हो तो देखो, जुदा नहीं होते हैं, हाँ। मिल जाते हैं किसी ना किसी मोड़ पर, फिर बैठे होते हैं, अपनी कहानियां शेयर कर रहे होते हैं। तो जो अपनी कहानी मुझे याद आती है, तो मैं गाँव में था, और हमारा गाँव है बस्ती जिले में। बस्ती जिले में एक गाँव है रानी गाँव, और ये उत्तर प्रदेश में आता है, अयोध्या से 30 किलोमीटर दूर है। और उस गाँव में हमारे उस टाइम लाइट भी नहीं थी। मैं बात कर रहा हूँ 1995, अगर मुझे एग्जैक्टली याद आ रहा है, तो मैं रहा हूँगा 9-10 साल का रहा हूँगा उस टाइम। और मुझे याद है कि उस दौर में वहाँ पे लाइट नहीं होती थी, और जो मार्केट थे थोड़ी दूर दूर थे। तो मेरे चाचा जब गांव में से हमें लेके जाते थे घुमाने, हमें लगता था हम किसी शहर में आ गए। वो पेट्रोमैक्स जैसे थे, वहाँ पकौड़ियाँ तरी जाती थी, तो वो हमारे लिए शहर जैसा होता था। जो हम पढ़ने जाते थे स्कूल में, तो हमारे लिए कोई, जैसे आजकल के फैंसी स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, हमारी प्राइमरी पाठशाला थी, एक नदी पार करके जाते थे। नदी में अक्सर पानी होता था, पुल टूटा रहता था, तो हम क्या करते थे, तख्ती होती थी हमारे पास। तो तख्ती की कहानी थोड़ी क्या आ गया, तख्ती मैं आपको समझाऊंगा पूरा। तो तख्ती हम क्या करते थे, नदी पार करते थे, तो अपने सारे कपड़े निकाल के ऊपर हाथ में ले लेते थे ऐसे। अच्छा। ठीक है, और नदी पार करते थे, इससे हमारे कपड़े गीले ना हो, स्कूल में जाके हम सही रहे। हमारे पास वो पट्टे वाला अंडरवियर होता था, बस वही होता था। बेसिकली बहुत बहुत हैंड टू माउथ थे हम लोग। और वहां से हम लोग जाते थे, पढ़ते थे, फिर उसी तरीके से लौटाते थे। तख्ती पूछा, तख्ती एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। शायद अब आने वाली जनरेशन समझ भी नहीं पाएगी, कहानियों में सुनेगी, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा जो गांव के पृष्ठभूमि से बिलोंग करते होंगे। तो तख्ती होती थी, जिससे स्लेट होता है, पहले लोगों को पढ़ाया जाता था। स्लेट वैसे तख्ती होती थी, लकड़ी की बनती थी। वो पेड़ कटवा के बाकायदा गांव के घर के जितने बच्चे होते थे सबके लिए बड़ी तख्ती बना देता था। उस तख्ती को हम कालिक से, जो हमारे यहाँ उससे जलता था, केरोसिन से डिबरी जलती थी, उसी से रोशनी होती थी। मतलब उसमें एक शीशी, दवाई की शीशी आती थी, ढक्कन में छेद करके कुछ निकाल देते थे, इसी में आगे आते थे, रात में जलता रहता था। अच्छा। और उससे जो धुआं निकलता था वो दीवार में कालिक बनाता था, ऐसे लटक जाता था। हम सवेरे उठते थे, बच्चे सारा इकट्ठा कर लेते थे कागज पे, और उसको डालते थे एक भुरकी। वो हमारे यहाँ कुम्हार बनाता था भुरकी, उसमें रख लेते थे। एक में दुग्धी होता था, एक में सलाखा होता था, एक में कालिक होती थी, और उसको लकड़ी पे डालते थे, पूरा लपेटते थे, और फिर एक कांच के बोतल से ऐसे से घोटाते थे, हम घोटाना बोलते थे, ऐसे से करते थे, तो फिर वो चमक जाती थी। तो उस पे हम वो जो दुग्धी में हम सलाखा रखते थे, तो एक बंदा इधर से पकड़ता था, एक इधर से तख्ती पे, और ऐसे छींटा मारता था, तो लकीर खिंच जाती थी। फिर हम उस पे लिखते थे। तो ये जो लिखने की प्रक्रिया, मतलब वो तख्ती पे मतलब लिखने वाला तो तरीका, तो उसे वही हम सुलेख दिखाते थे मास्टर को। और मुझे लगता है पूरे दिन में 1 या 2 तख्ती यूज होती थी जब हम बनाते थे पूरा, क्योंकि पूरा टाइम उसी में चला जाता था। बट अच्छा है, वो जो पढ़ाई थी वो अलग लेवल थी, वो अलग दुनिया थी। वहां से निकल यहाँ पहुंचना बड़ा अच्छा था। और गाँव में करता क्या था मैं, तो हम लोगों के यहाँ भैंस चराने जाते थे, वही मनोरंजन का साधन था। और भैंस की पीठ पर बैठना होता था, तो भैंस को ट्रेनिंग दी जाती थी। आप भैंस के ट्रेनर थे? मैं भैंस का ट्रेनर था, मैं बचपन में वो कर लिया था। तो भैंस के जैसे हम जाते थे, कैसे ट्रेन करते थे, उसके सिर के ऊपर अपना पैर रखते थे, तो वो ऐसे सर उठा देती थी, मतलब अभी ट्रेन नहीं हुई है, तो क्या है, फिर रखते थे, तो फिर वो ऐसे कर देती थी। 5-6 बार करती थी, इसके बाद में यूज टू हो जाती थी। ओके। तो मतलब हमारा पैर उसके सील तक पहुंच गया। ओके। फिर हम उसको ऊपर बैठने की कोशिश करते थे। हल्का सा घबराती थी भैंस, चलती थी, लेकिन थोड़ी देर बाद 4-5 बार प्रैक्टिस करने पे वो भैंस एक्सेप्ट कर लेती थी। हम पीठ पर बैठते रहते थे, वो चलती रहती थी, हम बैठे रहते थे। क्या बात। तो सुकून क्या मिलता था कि नीचे सांप वाप का डर रहता था, मिट्टी लग जाता था, कांटा वाटा चुभ जाता था, तो हमारे पास चप्पल भी नहीं होता था। तो वो हमारे लिए भैंस मतलब दूध भी देती थी, और हम उसकी सवारी भी करते थे। मतलब हम यमराज तो नहीं थे, यमराज भैंस की सवारी करता है, बट हमारी भैंस की हम सवारी आराम से कर लेते उसे। तो ये अपनी गांव की पृष्ठभूमि थी। और वहां से निकलना बहुत ही दिलचस्प रहा, क्योंकि वहां से निकलने में किसी न किसी का रोल होना चाहिए। तो घर में हैंड टू माउथ थे सब, इतना ज्यादा हम लोग संपन्न नहीं थे। तो वहां पर हमारे चाचा थे, चाचा ने सोचा कि अगर बच्चे यहीं रह जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लोगों ने मसूर वसूर की खेती की थी, जहां तक मुझे याद आता है, और उस खेती से थोड़े पैसे आए थे, तो उन्होंने अयोध्या शिफ्ट करने का बच्चों को प्लान बनाया।
तो उस दौर में मैं अयोध्या पहुंच गया। अयोध्या 30 किलोमीटर दूर था। अयोध्या अब हम परमानेंट शिफ्ट हो गए हैं, ओके, लेकिन उस टाइम तक हम अयोध्या भी नहीं है। अयोध्या आए कहाँ पे, एक मंदिर था, तो मंदिर पे जुगाड़ ये बनाया गया कि वो बाबा जी थे जो वहाँ के महान जी, नरसिंह मंदिर उसका नाम बता देता हूँ, नरसिंह मंदिर है अभी वहाँ पे, अब विवाद में हो क्योंकि उनकी हत्या कर दी गई, जो महाराज जी थे, जो मेरे गुरु जी थे उस टाइम। ओके, तो क्या है कि उन गुरु जी के पास में आ गया और एक तरह से मैं उत्तराधिकारी होता उस मंदिर का अगर वहाँ रहता, लेकिन गुरु जी ने गलती कर दी। क्या किया? मैं पूजा करता था सुबह सुबह, हाँ, तो मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी आपके बच्चे कहाँ रहते, आपकी शादी नहीं हुई है? हाँ, तो गुरुजी ने ऐसे गुस्से में तमाए, मूर्ख, महंतों की शादियां नहीं हुआ करती। अच्छा, और मुझे आया वहां पर गुस्सा। मैंने शालिग्राम जी थे मेरे हाथ में, उन्हें वहीं पे रखा सलामत, और वहां से भाग गया। अब गुरुजी पीछे दौड़ रहे हैं। मैंने कहा जिस जगह शादी नहीं हो सकती उस काम को करने का फायदा क्या है, क्योंकि बचपन से ही पैशन था शादी करने का। क्या बात है? मैंने गुरुजी का वो मंदिर त्याग दिया, और उस मंदिर की अवस्था इस समय ये है कि उनकी हत्या कर दी गई, हाँ, और वो मंदिर सरकार के खाते में है फिलहाल। और पूरा बड़ा सा मंदिर है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी पड़ी है कि क्या बताऊं। तो मतलब ये मेरे जीवन की अच्छी चीज थी, मुझे वहां से सीख भी मिली कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर आपने जीवन का आनंद नहीं होगा, देखा ही नहीं जीवन में क्या होता है, विचरण नहीं किया, आपने ट्रैवल नहीं किया, तो आपने किया क्या आके धरती पे? तो मुझे उसका अफसोस नहीं है। मैं जाता हूं अभी भी मुझे वो बेस जैसा नजर आता है। अभी एक आयरनी कैसी है ने, आज देखो कि एक बाबा जी है, वो भगवान को रोज पूछते हैं, लेकिन कोई उनकी ही हत्या कर देते हैं। हाँ, तो क्या है, लालच है बेसिकली इसमें। क्या है, आस्था से किसी का कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग, बाबा लोग, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं, और वो उन पैसों के पीछे भागते रहते हैं जिनका उनको भी पता है कि उस पैसे कुछ नहीं हो सकता है। उसको बचा, उन बाबा जी का क्या था कि उन बाबा जी ने सिर्फ पैसे 3 में रखे जिसमें दीमक लग गया। बाबा जी ने सड़ा सड़ा आटा खाते थे, सड़ा सड़ा चावल खाते थे वो, और उन्होंने ना कभी अच्छा भोजन किया ना कुछ किया, और उसी को बचाते बचाते चले गए। और मुझे लगता है पता नहीं क्या हुआ होगा उनके साथ में, क्योंकि उनकी लाश भी नहीं मिली है। क्या बात है? तो ये थोड़ा सा मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम उन चीजों में, प्रपंच में ना पड़ के हमने जीवन का वो मोड़ देखा जिसे ईश्वर क्या है। ईश्वर वो शक्ति है जो आपको रास्ता दिखाती है। ईश्वर आपके अच्छे में आपके साथ में है, बरा क्योंकि ईश्वर के लिए सब एक जैसे हैं। तो अब एक ईश्वर किसी के लिए, जैसे तुम बोलो कि अमित द्विवेदी का बुरा हो जाए, तो ईश्वर के तो हम दोनों बेटे हुए ना, ईश्वर ये पसंद ही नहीं करेगा। तो इसलिए सबको आपको प्रेस करना है, सबके साथ में चलना है। किसी का बुरा सोचोगे सबसे पहले आपका होएगा। तो ये मैंने जीवन दर्शन वहां से सीखा, और वहां से फिर आगे बढ़े, पढ़ाई की महाराजा इंटर कॉलेज में, वहां पे रहे, पढ़ाई किया। इसके बाद में फिर समझ के पढ़ने में मन नहीं लगता था बेसिकली, मजा नहीं आता था मुझे पढ़ने में, मेरा पैशन है। तो मुझे लगता है कि ऐसा मुझे लगता था उस टाइम, ड्रीम करता था कि मुझे कोई आएगा उठा लेगा यहाँ से, मुझे सारी मुसीबत से उठाएगा और मैं राजा बन जाऊंगा, ऐसा लगता था। और जो कि आज सच में ट्रू हुआ है। मैं अपनी जिंदगी में जो जो मैंने सपने देखे थे, मैं ईश्वर को किसी चीज के लिए नहीं मानता। मैं ईश्वर के लिए आगे हाथ इसलिए नहीं जोड़ता हूँ, वो नहीं जोड़ता मैं कि भैया मुझे ये दे दो। मैं ईश्वर को दिल से मानता हूँ, और ईश्वर ने मुझे कभी भी बोले जिसे उधर धोखा देना, वो कभी मेरे साथ नहीं घटा है। क्या एज थी आपकी जब आप दिल्ली आए? जब मैं दिल्ली आया तो मैं 16 साल 3 महीने का था, और मैं यहाँ पे आया था बिजली का काम सीखने। और कौन था आपके साथ? मेरे चाचा जी लेके आए थे, वो मंदिर में पुजारी थे, तो वो मेरे चाचा जी मुझे यहाँ पे लेके आए। तो उन्हें लगा कि मैं यहाँ पे सेटल, क्योंकि मुझे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो माँ बाप क्या चाहेंगे कि बच्चा सेटल हो जाए, कोई पैसा कमाने लगेंगे। तो दिल्ली आया तो यहाँ पर मुझे एक इलेक्ट्रीशियन की दुकान पर लगा दिया गया। तो वहां से मैं ट्यूबलाइट बनाने गया। अच्छा, किसी का ट्यूबलाइट काम सीख ही रहा था, तो लगाने गया। तो वहां पे एक बंदा आया, मुझे उस जगह भी याद है। वहां पे गया तो उसने क्या किया कि सिगरेट पी रहा था, सिगरेट मेरे हाथ से पकड़ा दिया उसने। तो वो सिगरेट मैंने उसके बेटे के हाथ में पकड़ा दिया। तो वो मुझे बोलता है कि मैं अपने बच्चे के सामने सिगरेट नहीं पीता हूँ। मैंने कहा मैं तुम्हारे बेटे से 1-2 साल छोटा ही हूँ, बड़ा नहीं हूँ, और आपने मुझे दे दिया। हाँ, तो ये सही है क्या? वो जो भी हुआ, हाँ, सेटल करके इसके बाद डिसाइड किया मैंने कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जहां पर ये सब देखना पड़े, क्योंकि मैं इसके नहीं बनाऊँ। तो मैंने वो बिजली वाला काम वहां पे छोड़ दिया। मैंने अपने चाचा को बोला कि मैं पढ़ाई करूंगा, कॉलेज में मेरा एडमिशन करा दो। तो वहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत बड़े साहित्यकार हुआ करते थे, उनके बेटे थे मुकुंद द्विवेदी। तो मेरे चाचा उनसे जाके बात किए, तो मेरा एडमिशन हो गया भगत सिंह कॉलेज। ओके, एडमिशन तो हो गया, अब रहूं कहाँ? तो मंदिर पे लोगों ने वहाँ पे चाचा के रहने नहीं दिया। तो एक लोग थे, उन्होंने अपने पास रख लिया मुझे कि आप रह के यहाँ पे पढ़ाई करो, कोई इशू नहीं है, आप पढ़ाई करके जो करना। तो अब पढ़ाई, एडमिशन तो हो गया, अब वो खर्चा कैसे निकलेगा? क्योंकि भैया पढ़ाई के लिए खर्चे भी चाहिए होता है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि चाचा का जो काम है, पंटाई करवाते थे, मैंने कहा चाचा को मैं हेल्प करूंगा।
तो मैंने वहां से गया, चांदनी चौक एक जगह है, वहां से सर्वदेव पूजा पद्धति नाम की किताब लाया ओके, और मैंने हवन पूजा शादियां सब करवानी शुरू की। क्या बात कर, तो मैंने अपने पढ़ाई का खर्चा, मतलब वहां पे सीएम थे साहिब सिंह बरुआ, मैंने उनकी भी पूजा, मतलब सीएम थे उनके, हमारे यहाँ लाइब्रेरियन थे, वो सीएम बन गए थे दिल्ली के, अच्छा, मैंने उनकी भी पूजा करवाई। सक्सेस अगर उसमें देखना चाहोगे तो मैं ऐसा पंडित था जिसने सीएम की मतलब उनके घर पे भी हवन पूजा करवाई। और शादी कितनी करवाई आपने? मैंने, मुझे लगता है 27-28 शादियां मैंने करवाई होगी, चली कितनी ये नहीं पता मुझे, मेरी तो चल रही है, मैंने अपनी नहीं करवाई। और शादी से पहले की कि शादी के बाद शादियां करवाई पहले? नहीं, तो पहले मैं तो कॉलेज के टाइम में सब करवा के वहां से मैं रिटायर हो गया, अच्छा, क्योंकि मुझे तो पैसे चाहिए थे अपने पढ़ाई की किताब लिखने के लिए। ईश्वर ही होता है ना। हाँ, एक बंदा मेरा पैर पकड़ के बैठा है कि भगवान मुझे जिता देंगे, मैं वहां पे इसलिए बैठा हूं क्योंकि मुझे किताब लानी है। अब देखो, एक साथ दो ईश्वर चल रहा है, दो धारणाएं चल रही हैं, उसको सब कुछ पा लेना, मेरा पैर पकड़ के उसे लगता है कि मैं भगवान हूं। हाँ, मुझे उससे पैसे चाहिए 500 रुपए, क्योंकि मुझे दूसरी किताब पता है। अब यहाँ पर जिसको जो देखना है वो देख लिए, बट मैं किताब लेके आया, आज मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ। और उनको क्या मिला मुझे नहीं पता, बट हाँ, मैंने अपना काम करके वहां से अपना जो मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि जीवन यापन के लिए जो जरूरी चीजें होती, जो आपका बैकग्राउंड होता है, क्योंकि मेरे घर में पढ़ाई होती थी, तो मुझे लगा कि ये चीज सरल हो सकता है जहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और मैंने अपने पैसे अर्जन का मीडियम वही बनाया जो हमारे वो लोग कर रहे थे। आई थिंक ऐसे बोल सके कि सबको अपनी आस्था है, और अपनी आस्था और बिलीफ सिस्टम है, उसमें मानोगे तो वो आप अचीव कर पाओगे, यानी बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो देखो, मेरा ईश्वर मेरे साथ में था, हाँ, उसने रास्ता दिखाया कि तुम मुझ में आस्था रखो, तुम जाओ पूजा करवाओ, हम तुम्हें निराश नहीं होने देंगे। बराबर। और उसने मुझे कभी मेरे किताब के लिए दिक्कत नहीं हुई, चीजों के लिए दिक्कत नहीं हुई, मैं अपना सपोर्ट करता गया, मैं शादियां करवाता गया, चीजें करता गया, हवन पूजा जो भी करवाया, बट मैं करता हुआ और एकदम उस टाइम भी खुश था, आज भी खुश हूँ, और जो सोचा कि मुझे ये चाहिए वो मुझे मिला। बहुत बढ़िया। तो खेती बाड़ी की आपने? खेती बाड़ी की, भैंस चराया, गांव में रहे, गांव देखा, तो मुझे लगता है इतना बढ़िया, इतना रिच। शादी करवाई? और 2016 से मुझे पता है जब हमने इवेंट शुरू किया था, तो 2016 में तो आपसे बाद में मिला था, तो 2000 फिर मैं क्योंकि क्या हुआ कि जब मेरा कॉलेज हो गया ना, तो फिर डिसाइड करना था कि मैं क्या करूं। तो वहां पे नोएडा टोल बन रहा था, तो मेरी वहां पे नौकरी लग गई, और मेरा एक सेमेस्टर बचा था कि मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। घर वाले बड़े खुश हुए, मिठाई बांट दिया उन्होंने, उनको लगा कि भैया बेटे की नौकरी लग गई है दिल्ली में, चलेगा। मैं गया बडेरा के यहाँ सीपी में, कनॉट प्लेस हमारे बडेरा, वहीं पे लोग कपड़े सिलवाते थे, तो वहाँ पर मेरी ड्रेस न थी, टोल कलेक्शन के लिए मेरी नौकरी लगी थी वहां से। हाँ, तो मैं वहां पे जब ड्रेस नफा के आया, वापस आया अपने वहां बैठा, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं वो टोल कलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या क्या सोचा था, मुझे क्या क्या करना है। पढ़ाई करके टोल करने का काम। मैंने कहा कि मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं होगा तो मैं करूंगा क्या। तो वहां से मेरे अंदर का जो है वो जगह, मतलब वही ईश्वर होता है ना, ईश्वर ने बोला कि गलत करने जा रहे हो तुम करो, और वहां पे कोई मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं था, क्योंकि सबको क्या दिख रहा था कि 6,000-7,000 की नौकरी मिली, और वो ज्यादा मैटर करती थी, जो उस टाइम हमारा बैकग्राउंड था, जो हमारी स्थिति थी परिवार की, और वो पैसा मैटर करता था। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं टोल पे नौकरी नहीं करूंगा, नोएडा टोल का वो जॉब छोड़ दिया, वो लोग कॉल करते रहे, नहीं गया, और मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इसके बाद में फिर सोचा कि क्या किया जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता था मैं क्या बनने वाला हूँ। तो मेरा दोस्त था, उसका नाम मैं ले सकता हूँ यहाँ पे, अनिल करके नाम था। तो उसने बोला, अमित भाई आज आपको लेके चलता हूँ, जो शो नहीं आते एनडीटीवी पे, वहां पे हम क्लैपिंग करके आएंगे, वो जीना इसी का नाम है आता है, अच्छा, बिग फाइट आता है, राइट। तो मैं देखने गया। हाँ, तो मैं राजदीप सरदेसाई का शो देखा, बिग फाइट। मैंने देखा एक बंदा जो है, सारे जितने पॉलिटिशियन बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके जोर दबंगई के साथ में आवाज लगा रहा है, कुछ भी पूछ रहा हूँ उनसे, सवाल कर रहा हूँ, मैंने गजब दलेर आदमी है। मैंने कहा ये भी पेशा हो सकता है। मैंने इनसे पूछा, नहीं भाई मैं ये भी बन सकता हूँ क्या? बोला क्यों नहीं बन सकते हो? तो मैंने डिसाइड किया मैं जर्नलिस्ट बनूंगा। तो फिर मैंने जर्नलिस्ट बनूं कैसे, अब उसके लिए क्योंकि पैसे होने चाहिए हर चीज के लिए, तो देखा कि वहां पर जब कोई रास्ता निकलना होता है निकल ही आता है, और वही हुआ मेरे साथ। मतलब जितने मिरेकल्स हो सकते हैं सब मेरे साथ हुए हैं। तो हिंदी एकेडमी एक जगह थी, वहां से निकला एक कोर्स जर्नलिज्म के लिए, जहां पे एक वेबसाइट बना था, उसमें क्या था कि आपका नाम आधार कार्ड में, उसमें राशन कार्ड में होना चाहिए बस। हाँ, तो उस टाइम जुगाड़ उगाड़ होता था, तो किसी ने मेरा राशन कार्ड में नाम चढ़ा दिया, भगवान जाने क्या हुआ, बट मेरा एडमिशन वहां पे दिल्ली के हिंदी एकेडमी में हो गया। पैसे 5,000 रुपए लगे थे, जिसमें वापस भी हो गए, पैसा नहीं लगा, मैं जर्नलिस्ट बन गया। वेरी नाइस। तो मैं जर्नलिस्ट बना और मेरी नौकरी भी लग गई। एक संस्थान था दैनिक जागरण। ओके, बहुत बड़ा नाम। हाँ, तो दैनिक जागरण में मेरी शुरुआत हुई वहाँ पे, और वहां से मैं जर्नलिस्ट बना। तो जर्नलिस्ट बन के मैं अपना काम करना शुरू किया, बहुत छोटे पोजीशन से। मुझे खबरें नाप के पैसे मिलते थे वहाँ पे, बट बहुत कम उम्र में मेरी, मतलब मैं 20 साल का भी नहीं था जब मैंने नौकरी शुरू कर ली थी जर्नलिज्म वाली। इसके बाद में वहां से फिर अपना ये भी अपना कंप्लीट हो गया था।
तो फिर सपने वहां से पलने शुरू हुए, देखना शुरू किया दुनिया। क्योंकि जब आपने देखा होगा कि एक कविता सोहनलाल द्विवेदी की कविता थी कि जब छोटी चिड़िया होती है, मतलब अंडा देती है, तो उसको बच्चों को लगता है कि बस इतना सा संसार है। फिर वो बड़ा होता है तो उसको लगता है बहुत, मतलब इतना सा संसार है, ठीक है। एक दिन वो पंख पसार के उड़ जाता है तो लगता है बहुत बड़ा ये संसार है। तो ये बेसिकली क्या है, जब आप ट्रेवल करते हो, जब देखोगे दुनिया, तो आप बहुत सारी चीजों से जो आप बोलते हो कि खराब है, उससे आप बाहर निकल हो। लेकिन अगर आप उसी में रह गए, नहीं निकलने की कोशिश की, तो आप वहीं पे झगड़ा करते रह जाओगे। क्योंकि इस दुनिया की अगर खूबसूरती आपने देख ली, तो आप इस दुनिया को एंजॉय करना पसंद करोगे, ना कि झगड़ा करना पसंद करोगे। जो ट्रैवलर होता है कभी आपको झगड़ा करते हुए नजर नहीं आएगा। तो ये चीजें वहां से सीखी और वहां से बाहर निकला, तब फिर मेरे मन में बहुत सारे सपने पलने शुरू हुए। और वहां पर फिर वो जो ड्रीम किया था मैंने कि एक कोई आएगा मुझे उठा लेगा, मेरा सब कुछ बदल कर रख देगा, वो आई एक गॉड मदर थी मेरी जिंदगी में। ओके। उनके फादर थे, ही वॉज द फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उन्होंने मुझे मेरे पापा कथा वथा करने गए थे कुछ, तो उन्होंने देखा, तो फिर मुझे अपने पास ले आई, बोली कि अनऑफिशियली उन्होंने गोद ले दिया। ओके। अनऑफिशियली। तो वहां पे रह के मैंने दुनिया देखी। वहां पर अब यहाँ से मेरा मतलब, एक अमित द्विवेदी जिनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, जिनके पास चीजें नहीं थी, टूटा स्कूटर लेकर रिपोर्टिंग करते थे, सबसे झगड़ा करते थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं, करियर कहाँ जा रहा है कुछ नहीं पता था, लोग तरक्की कर रहे थे, मैं क्या करूंगा मुझे कुछ नहीं पता था। तब वो अम्मा मेरी जिंदगी में एक एंजल बन के आई, क्योंकि मैं गाड़ी नहीं चलाना जानता था और 70-75 साल उस टाइम उनकी उम्र थी, उन्होंने फिर गाड़ी चलानी सिखाई, क्या इस टीम लाइन पार्किंग सिखाई। उन्होंने मुझे हौज खास में एक जिम था पावर हाउस, वो ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। अब मैं जिम जाता था, मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, खूबसूरत लड़कियां आती थी, सब में से दोस्ती करना चाहती थी, हाय बोलती थी, इसके अलावा हाय का जवाब देने के बाद उनको एक शब्द रिप्लाई नहीं करता था, क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। क्योंकि मुझे बेइज्जती लगती थी कि अंग्रेजी नहीं बोलूंगा तो क्या, मुंह छुपा के जाता था और चुपचाप चले आता था, सबको देखता था, आके जितना उसमें म्यूजिक के शोरगुल में आके अच्छे से हाथ मिलाना, मुस्कुराना, मुझे लगता था बस यही दुनिया है, इसके आगे कुछ नहीं होता। फिर अम्मा ने सिखाई थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी। और अंग्रेजी क्या थी, आई वुडंट बी एबल टू इट, आई उंट शुंट कुंट, ये मैंने वहां पे सीखा। तो अंग्रेजी के कुछ वर्ड्स वहां से आए, मुझे लगा मेरी जिंदगी इतनी से बदल जाएगी। फिर अम्मा ने एडमिशन करवा दिया मेरा MBA में। तो वहां से मेरी जिंदगी मतलब एक शेप लेनी शुरू हुई, मैंने गाड़ी चलानी शुरू की। मुझे लगा बस यही तो चाहिए था, मुझे लगा ये वो एंजल है जो मुझे उठा लाई, जो हमेशा देखता था कि कोई आएगा मुझे उठा लेगा, मेरी जिंदगी बदल देगा। राइट। और वो अम्मा थी, मतलब जो बंदा आज ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट है, वो 2006 में पहली बार गाड़ी में बैठा था, सोचो। जिससे आपका वो इंजन का वो जागा कि मुझे गाड़ियां चलानी, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो वहां से वो सपना पला, एक गैराज भी खोला मैंने, वो सक्सेस नहीं रहा, बट वहां से मैंने अपनी जिंदगी देखनी शुरू की। तो MBA में एडमिशन हो गया, MBA में वो दोस्त बने जो मुझे कॉलेज में चाहिए थे, कॉलेज में तो दब्बू बन के रह गया। लेकिन MBA में मेरे ढेर सारे दोस्त बने, बहुत सारे लोगों से दोस्ती करना चाहते थे, मेरे पास चीजें थी ऐसी, मैं गाड़ियां थी, पैसे भी थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगा था, लोग देखते थे पर्सनालिटी से प्रभावित। वहां से मैंने देखा कि अगर आप चीजों को थोड़ा पॉजिटिवली सोचो और लेके आगे बढ़ो, तो लोग आपको फॉलो करना शुरू करते हैं। और जब आपको लोग फॉलो करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर और ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी, अगर आप गलत चीजें नहीं कर रहे हो। क्योंकि मेरे लिए खुशी क्या थी, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, जिम जाना, लोगों से दोस्ती करना। इसके अलावा दारू, सिगरेट, इन सब में कभी मेरा इंटरेस्ट ही नहीं जाएगा। बहुत अच्छा। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा वहां पे, क्योंकि अमूमन लोग क्या होते हैं, जैसे जर्नलिस्ट बनते हैं तो उनको सबसे पहले लगता है कि भैया चलो दारू में चले जाते हैं, कुछ और अलग अलग नशे करना शुरू कर देते हैं, लगता है वो असली जर्नलिस्ट बन गए, जबकि ऐसा नहीं है। जिंदगी को अगर आप असली नशे से सराबोर करना चाहते हो, तो आप जिंदगी को आतिसात कर लो, नहा लो, और वो जिंदगी आपको आगे बढ़ाते हैं। ऐसी सरोवर से पार करा देगी, ऐसे समंदर से पार करा देगी, जहाँ पे बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां रहती हैं, लोगों को निगल जाएंगे, लेकिन आप उसे ऐसे चल के पार कर पाओगे। तो आपके सामने कोई कठिनाई कुछ नहीं रह जाएगी। तो वहां से मैं निकला, और फिर मुझे ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट बनना था, और वहां पे मैं थोड़ा एग्रेसिव हो गया था, क्योंकि अम्मा का सपोर्ट था पीछे। तो जैसे कोई कुछ बोलता था तो मैं कॉलर वगैरह पकड़ लेता था, थोड़ा सा ईगो है, जो कि गलत है। अभी भी आपको अपने पर काबू रखना चाहिए। और वहां पे थोड़ा आना बनता भी था, क्योंकि पहली बार बोला तुम्हारी दौलत बता रही है, अभी ये शोहरत नहीं, ऐसी कुछ कहानी कविता है, बोले कि तुम्हारी शोहरत मतलब तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं है। तो वाला सीन मेरे ऊपर हुआ थोड़ा सा कि भैया अहंकार आया। तो मैंने वो बदतमीजी जो नहीं करनी चाहिए थी वो मैंने की, लेकिन उससे फिर मेरा नुकसान हुआ। मैंने वो जॉब छोड़ा, दूसरी जगह मुझे जॉब मिली, वो भी मुझे करने का मन नहीं था। मैं नौकरी ऐसे कर रहा था जैसे लोग कॉलेज में जाते हैं जब मर्जी छुट्टी कर। आप सिक्योर हो गए, आपको किसी की वैल्यू नहीं रही। अब यहाँ पे देखो कितना अनकंफर्टेबल हो। मेरी जिंदगी की जर्नी एक ऐसे दौर में पहुंच रही थी जहां पे सब कुछ खत्म हो सकता था, क्योंकि मुझे मजा क्या आ रहा था, अम्मा पैसा नहीं दे रही है,
अम्मा अच्छे अच्छे कपड़े दे रही थी, हाँ। अम्मा गाड़ियां दे रही थी, मेरे पास ओपेल एस्ट्रा था। हाँ। अब मैंने ये नहीं सोचा अम्मा क्यों दे रही हैं, हाँ। क्योंकि अभी भी जो अम्मा है? जो आपका नहीं, अम्मा तो चली, बट अम्मा की वजह से अभी भी उनको मैं हमेशा याद करता हूँ, क्योंकि वो मेरी बड़ी जिंदगी में बहुत अच्छा काम किया। बट जब आपको कोई कुछ ऐसे दे रहा होता है, जब आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, तो उसका कोई ना कोई मोटिव होता है। वो मोटिव मैं तब तक एंजॉय करता चला गया। मैं पहली बार फ्लाइट में बैठा 2006 में, अम्मा लेके गई पौंडीचेरी। मैं पौंडीचेरी में पूरे बढ़िया बढ़िया होटल एक्सेस किए, मैं कैफे में बैठता था, जितनी मेरी सैलरी नहीं थी उतना मैं जाके खाना खा जाता था एक बार में। क्या फायदा है? ठीक है, अब अम्मा के साथ एंजॉय कर रहा हूँ, मैं लाखों रुपए खर्च कर रहा हूँ, अम्मा पैसा देती नहीं थी मुझे, खर्च करती थी, ऐसे उनका पैसा बहुत होता है, तो सब पैसे उड़ाते जा रही। अब मैं वहां पे सोचता था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, बट मेरा अपना एक थॉट प्रोसेस मेरे साथ साथ चलता रहा, जो कि मेरा हमेशा साथ ही रहा। जब मैं डगमगाने लगता था तो मुझे उठा लाता था। तो एक दौर ऐसा आया जब मुझे लगा कि ये मैं एक ऐसी जगह, जैसे सपोज करो आपको कोई सब कुछ देना शुरू कर दे, आप उसके यूज टू हो जाओ, और कल को वो बंदा आपके साथ ना रहे तो आप कैसे सर्वाइव करो, नहीं कर पाओ। ये चीज फील आ गई कि मतलब ये, मतलब मैं उस जगह पे जा रहा हूँ जो ये हैसियत नहीं है। तो धीरे धीरे चीजें सीखनी शुरू करी, समझनी शुरू की, फिर मैंने अपने पैरों को मजबूत करना शुरू किया। तो मैंने, मुझे क्योंकि कई जगह, एक जगह तो नौकरी से भगा दिया गया, लिटरली भगा दिया गया, एक जगह जॉब करता था, उनको गाली वाली थी, उन लोगों ने भगा दिया जाओ तुम्हारा हो गया। मुझे मतलब इतनी बदतमीजी वाली नौकरी से किसी ने, पहली बार मुझे लगता है मैं निकाला गया हूँ वहां से। तो वहां से मैं नौकरी छोड़ी, इसके बाद मैं बैठा रहा, बट उसी टाइम मैंने ऑटो एक्स को कवर कर लिया था। तो मुझे एक ओवर ड्राइव करके ऑर्गेनाइजेशन था, उसने मुझे बुला लिया और मैंने उसी टाइम लिखना शुरू किया था ऑटो पे, और मैं ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट बना ओवर ड्राइव में नौकरी करने। जब पहुंचा, उन्होंने मुझसे पूछा वो इंटरव्यू में कि बोलते हैं कि ओवर ड्राइव मैगजीन के बारे में कब सुना था। मैंने कहा मैं कभी सुना ही नहीं था अब भाई नहीं सुना था, पता ही नहीं था मुझे। उसको अच्छा लगा, उस बंदे ने मुझे हायर किया वहां पे बाकायदा सब कुछ करके, बट वहां से जाके मैंने जर्नलिज्म सीखा। तो साल 2009 से 2013 मेरा सीखने का साल रहा। मैंने अपनी सीखने की असली शुरुआत इस साल, 4 साल सीखे आप। हाँ, तो मैं यहाँ पे जर्नलिज्म सीखा, ऑटो वाला। मेरे 3 दिग्गज थे, वो मेरे बॉस थे, वो मुझे आगे लेके गए, उनसे खूब सीखा, मजा आया। लिटरली जो बोलते हैं जैसे सीखना, पैसा लेके सीखना, मैंने वहां पे सीखा। और जब वहां से लौटा, फिर वो अम्मा, मेरी शादी हो गई 2011 में। 2011 में जब मेरी शादी हुई, जिसके लिए मैं लिटरली मेहनत कर रहा था कि शादी होनी चाहिए। हाँ, भाग गए थे। अरे भाई साहब, मैंने इतना बड़ा मतलब करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी छोड़ दी, आज मंदिर मेरा होता, मैं वहां का मानता होता, लंगोटा पहन के घूम रहा होता वहां पे, ठीक है, मोटी बॉडी वॉडी यही है। तब कितने साल के थे? तब मैं रहूंगा 11-12 साल का। यानी आपको 11-12 साल से शादी का मोह लग गया था कि शादी करने की है। शादी मतलब ये मुझे था कि भैया जिंदगी में कुछ हो ना हो, शादी करना है, शादी ही करना है, और कोई बेवकूफ़ी नहीं। मैंने, सबसे बड़ी बात ये रही कि मैं मोहब्बत में कभी मतलब नजरिए से, नजरिए में तो पड़ा ही नहीं। जो लड़की पहली बार देखी, शादी हो गई, क्या बात। तो खत्म कहानी। तो स्टोरी, उसका शादी वैसे ही हुआ जैसे मैं चाहता था। ईश्वर ने बताया ना, मुझे कभी मौका नहीं दिया कि मैं किसी को रिजेक्ट करूं। मैं कौन होता हूं किसी को रिजेक्ट करने वाला, बट कोई मुझे रिजेक्ट कर दे, एक्सेप्टेड है, लेकिन मैं किसी को कभी ना रिजेक्ट करूंगा, और ना मैं किसी के बारे में कुछ बोलने वाला हूँ। ये मेरे जिंदगी की सीखी हुई है, क्योंकि दुनिया बड़ी खूबसूरत है, लोग बड़े शायर। तो बहुत मजेदार तरीके से मैं चलता गया। तो वहां पे शादी हो गई थी, और वहीं से मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। असली स्ट्रगल आया जब मेरी शादी हो गई। शादी के बाद ये लोग, होता है ना कि कोई अपनी बेटी देता है तो उसको, हमारी जिम्मेवारी होती है कि उसको दुख न दे। और मुझे इस बात का बड़ा अफसोस रहा कि जो सुकून चाहिए था बीवी को, वो मैं नहीं दे पाया, क्योंकि मैं स्ट्रगल करता रह गया स्टार्टिंग के फेज में। हाँ, मतलब मैं जब उसको अम्मा के यहाँ, वो अम्मा जिनके पास रहता था, उन्होंने अपने पास बोला कि मैं मर जाऊंगी, ये वो। फिर अम्मा ने थोड़ी कॉन्स्पिरेसी करनी शुरू की, ऐसे टाइप की। थोड़ा मुझे लगा कि चलो ठीक है, इन्होंने किया हुआ है, बट मैंने उनका घर छोड़ दिया फाइनली, क्योंकि मैं उनका घर लेने के लिए वहाँ पे नहीं था। मैं पैसे के लालच से अम्मा से नहीं जुड़ा था। फिर हम लोग चले गए और अपना रहना शुरू किया। स्ट्रगल के कई सारे फेजेस आए। कोई लोग ऐसे आए जिन्होंने कुछ, जिसे धोखा कहें, धोखा दिया, बट मैं धोखा नहीं माना, क्योंकि मुझे जितने लोगों ने धोखा दिया खुद ही धोखे में चले गए। मतलब वो अपने आप आपका लर्निंग कब होता है? बाद में उनका कर्म। तो मैंने देखा कि जितने लोग, क्योंकि मैंने किसी के साथ डिच नहीं किया, लेकिन जिसने मेरे साथ कुछ भी किया, मैंने देखा वो बहुत बुरे दौर से गुजरे। मैं ईश्वर से अभी भी उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि मेरी वजह से जो भी मेरी जिंदगी में रहे हैं, कभी उनके साथ कुछ बुरा ना हो। लेकिन मैंने देखा, एक्सपीरियंस किया, कभी कोई सुखी नहीं रहा जिसने मुझे धोखा दिया, और मैंने उसका कुछ नहीं किया। मैं अपना आगे निकल गया। मैंने कहा कि अपनी जो जर्नी है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। 2014 तक मैंने एक भैया थे, उनके साथ में आ गया था, पीआर का काम कर रहा था। फिर मेरा बीबी आ गया, हमारा स्ट्रगल जारी रहा। उनके साथ मेरा नहीं पटा, तो फिर उनसे अपना बिजनेस अलग किया। फिर मुझे लगा कि मैं इवेंट का काम करूंगा, तो पंकज उदास को मैंने बुक किया, किसी ने मुझे पैसे दे दिए।
पंकज उदास मेरी जिंदगी में असली उदासी ले आए। सॉरी, वो डिपार्चर्स वो लोग चले गए दुनिया को छोड़ के। कई बार मिले, मुझे मानते भी थे, मुझे अच्छा लगा उनसे, लेकिन मैंने उनके बारे में कभी बोला नहीं, अभी भी नहीं बोलूंगा। बट पंकज उदास जी का इवेंट ऐसा था जो एक इमेच्योर बंदे ने किया था, बट उस इवेंट को अंजाम इसलिए दिया था जिससे ये ना रहे, दुनिया ना कहे कि ये बंदा कर नहीं पाया। तो पंकज उदास का जो इवेंट था, लिटरली मुझे मतलब झकझोर दिया, बहुत हिला दिया। हाँ, इतना हिला दिया कि मैं जेल जाते जाते बचा। ओके। मैं पूरे दौर से गुजरा वहाँ पे, हालांकि उनके पैसे वैसे दे दिए जिन्होंने, किसी ने मुझे फंड किया था वहाँ पे, ओके। बट वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो गए चीज़ें, लेकिन घटी, उनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि कोई पैसा देगा तो अपना पैसा लेना चाहेगा। बट यहाँ से निकल के फिर मैंने सोचा कि इवेंट अगर नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो इवेंट मैंने अगर ना करता तो आधा लॉस होता, करता तो ज़्यादा लॉस होता, बट मैंने ज़्यादा लॉस लिया, क्योंकि जब किसी काम को आप करो और उसे अधूरा छोड़ दो ना, तो आप जिंदगी भर के लिए इनकम्प्लीट हो जाओगे, आपको लगेगा आप कुछ कर ही नहीं सकते। बेशक लॉस हो जाए, आप कवर कर लोगे। तो एक पुलिस वाला बोलता था वहां पे, जब वहां गए तो बोले, बेटा आज जो तुम्हारे साथ हुआ है मुझे पता है तुम्हें फंसाया गया है, और मुझे ये भी पता है आज आप यहाँ देख रहे हो, आप अपने आप को कल को जब देखोगे तो मेरी बातों को याद रखोगे कि आप कहाँ पहुंच गए हो। सच्चाई, उस इवेंट ने जितना मुझे झकझोरा, उसके आगे एक दुनिया खड़ी थी मेरा वेलकम करने के लिए। वो सबसे निकलते हुए एक नई शुरुआत हुई, और मैं ऑटो में अपना जो मेरा फील्ड था उसको मैंने पकड़ा, और उसी में आगे बढ़ते बढ़ते जब फिर मैं एक जगह गया, वहां पे मैं कंट्रीब्यूटिंग एडिटर रहा, तो चीजें मतलब मेरी फिक्स होती चली गई और मैं अपने आप को स्टेबल करने में सफल रहा। लेकिन स्ट्रगल मेरा जारी रहा साल 2019 तक, जब तक से कोविड नहीं आ गया, क्योंकि मेरी सफलता को एक कोविड का बदला। कोविड-19 में बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई, शायद बहुत सारे लोग डर गए थे, उनको लगा कि घर में बैठे रहेंगे तो बच जाएंगे, और फिर ये लोगों को मैं पता नहीं कितने लोगों को मैं अस्पताल लेके जाता था। मैं अपने घर में नहीं रहता था, नीचे मकान ले रखा था, उसमें शिफ्ट हो गया था। मेरी बीवी गुस्साती थी, बट मैं खाना बाहर लेके खाता था, घर में नहीं जाता था। बट मैं कोशिश की कि अगर किसी की मेरे पास कॉल आया तो मैं उसको दवा पहुंचा के आया, उसको हॉस्पिटल छोड़ के आया। मुझे लगा कि इस समय इंसानियत की जो मिसाल लिखी जा रही थी, ये इबादत, इसको हमें करना चाहिए अपने, क्योंकि सब लोग खाना देना बंद कर देंगे लोगों को, एक दूसरे से बच जाएंगे, तो उसका क्या होगा। और उसका मुझे रिजल्ट तुरंत मिला, और मेरा चैनल बना, और उस चैनल ने मुझे इतनी बुलंदी दी जिसका मैं स्काई बैक तो मुझे पता है कि आपका चैनल तो मैं जब था तब आपने शुरू किया था, मैं डिजिटल एजेंसी रन करता था। हाँ, क्या है, बहुत सारे ज्ञान देते थे, बट क्या है कि उस टाइम चीजें वही ज्ञान वाली होती हैं जब आप किसी को प्रैक्टिकल करके इम्प्लीमेंटेशन किया। हाँ, तो उसमें चीजें, क्योंकि आप मुझे बताते थे, क्योंकि आपके पास नॉलेज थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था सुनने में, बट मुझे लगता था कुछ ना कुछ कमी ऐसे लगती थी कि कहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, चीजें घट पाएंगी नहीं घट पाएंगी। तो वहां पर जब अपना माइंड चला, अपनी चीजें जब मैंने देखनी शुरू की, तो वहां पर लिटरली मुझे एक रास्ता दिखा कि भैया यहाँ से मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ। तो जब चैनल बनाया, ऑर्गेनिक रहा, क्योंकि चैनल इसलिए बनाया, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं काम करता था, जिस दिन कोविड-19 का पहला लॉकडाउन लगा, उस दिन मेरे पास मेल आया कि आपकी सेवाएं हम स्थगित करते हैं। मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए थे, सामने 3 महीना पड़ा था, मुझे अपना परिवार भी चलाना था 1 लाख रुपए के सहारे, और मुझे घर में लॉक भी रहना था। मैंने रसमलाई बनाई, पता नहीं क्या क्या बनाया कि मैं मोटिवेटेड रहूं। इसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि जैसे लॉकडाउन हटेगा मैं दुनिया को हिला दूंगा। तो जब मैं निकला तो उस टाइम का मुझे मौसम याद है, ऐसे लगता था जैसे फ्रांस वगैरह में खड़े हैं, यूरोप में खड़े हैं, पूरा पेड़ पत्ते गंदगी सब गायब थी, क्योंकि कुछ लोगों को एक्सेस मिला था, उसमें हमें द्विवेदी थे, नहीं मैं अपना जर्नलिज्म के नाम पे निकलता था, और उन जगहों पे शूट करना शुरू किया, लोगों से बात करना शुरू किया, डीलरशिप पे विजिट करना शुरू किया, और लोगों ने तहे दिल से गले लगाया, और उस सक्सेस ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। जो भी है ऑर्गेनिक हूँ, मैं कभी भी फेक चीजें नहीं करता हूँ, मैं अपने ऑडियंस के लिए वीडियो बनाता हूँ, कम लोग देखें चलेगा, लेकिन वो लोग जब गाड़ी खरीदते हैं मुझे मिलते हैं, प्लेन में मिल जाते हैं, कई जगह ट्रैवल करते हैं, भैया आपने बताया था गाड़ी खरीदी, आई एम रियली वेरी हैप्पी। तो हजारों किलोमीटर गाड़ी चलाता हूँ, 3-3 हजार किलोमीटर एक बार में कर लेता हूँ, मजा आता है क्योंकि वो पैशन है। और सोचो जहां पर लोग थकते हैं, मैं बस ईश्वर से एक ही चीज मांगता हूँ कि भैया कुछ भी करना, प्रभु मेरे संघर्ष को कभी मत कम करना, क्योंकि जब तक ये संघर्ष है तब तक हमें द्विवेदी कायम है। और मुझे लगता है इस संघर्ष अगर किसी के भी जीवन में है और अगर सही पॉजिटिव मायने मिलेगा तो सिर्फ जीतेगा। क्योंकि आप आज देखो, अगर वो मेल नहीं आया होता और आपको वो इनसिक्योर नहीं होगा कि तुम्हारा घर नहीं चलेगा, तो आप वो एक्शन ही नहीं लेते जिसकी वजह से आपने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया और बाहर गए। और टाइमिंग भी उनका परफेक्ट है, क्योंकि वही टाइम, कोविड के टाइम पे सारे लोग घर पे वीडियोस ही देख रहे थे, इसलिए सारे ऑनलाइन और यूट्यूब और रेसिपी के वीडियोस एकदम बूम पे थे वो टाइम पे। तो आपने करेक्ट समय पे आपको एक प्लेटफॉर्म मिला। विपत्ति में ही
आदमी की असली पहचान होती है, और अगर उससे वो निकल जाए तो मुझे लगता है पूरी दुनिया उसका सम्मान करेगी और कोई बुराई नहीं है। कोई बोलता है कि मेरे संघर्ष के दिन में इसने मेरा साथ नहीं दिया था, भाई कोई क्यों तुम्हारा साथ दे? दुनिया मतलब ये दुनिया बनी ही ऐसी है कि लोग सक्सेस के साथ रहती है। हाँ, तो आपको कंप्लेन करने का अधिकार नहीं कि उसने मुझे मदद नहीं की मेरी विपत्ति काल में। वो बंदा अपनी जगह पे सही है, आप में कुछ ना कुछ कमी है, आप में कुछ ना कुछ गलत रह गया था जिसकी वजह से नहीं कर पाया। जब आप सक्सेस हुए तो वही दुनिया आपको गले लगा रही है ना, उसको एक्सेप्ट करो, उसको सेलिब्रेट करो। लेकिन कितना टाइम लगा? आपने शुरू किया तो ऑडियंस को बताइए कि आपकी वहाँ से जो ये जर्नी शुरू हुई, तो आपको पहला पैसा कब मिला, और आपको कब लगे कि अभी मेरा ऑटोमेशन मोड पे है, और जब से आप अभी टीम बना रहे हो तो वो लेवल में भी आपने कितना टाइम पेशेंट और परसिस्टेंस से काम किया हो और गिव अप नहीं किया हो? टीनेशियस जो हमने नाम दिया है, टीनेशियस शो, उसका मतलब ही होता है नॉट टू गिव अप। तो बताइए ऑडियंस को क्यों आपको मेहनत और परिश्रम करना ही पड़ेगा, तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। तो जब मैंने शुरू किया, पहला 25,000 आया था, उसे सेलिब्रेट किया था हमने दैनिक भास्कर के ऑफिस में, और वहाँ पे हमें कुछ, मुझे लगता है 10-15 हज़ार रुपए का चेक आया था। ठीक ठाक, वो अच्छा लगा था, बट वो मेरा फोकस एरिया नहीं था उस टाइम तक। मेरा फोकस एरिया तब हुआ जब मेरी जॉब वहाँ पे चली गई, अच्छा, तब। और इसके बाद में मुझे पैसे मिलने शुरू हुए, और मुझे लगता है कि जब मैंने मेहनत करनी शुरू की थी तो मेरा जो सबसे बड़ा अमाउंट आया था वो 1 लाख रुपए का आया था, एक महीने में अर्ज किया। वाह। और मैंने जो सबसे ज्यादा एक बार पैसा उठाया था वो 7 लाख रुपए या 6 लाख रुपए का था, एग्जैक्ट नहीं पता। तो इतना, क्योंकि ये डिपेंड करता है व्यूज पे। जो लोग यूट्यूब में उतर रहे हैं, एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप नाचना गाना चाहते हैं तो शादियां अच्छी हैं, उसमें नाचिए गाइए, अपना टाइम मत वेस्ट करिए, क्योंकि यूट्यूब मेहनत मांगता है। मैं सच बता रहा हूँ, बराबर। अगर उसमें शादियों में जाइए आप नाचिए, हो सकता है वायरल हो जाए, हाँ। लेकिन उसको करियर बना के कि आप भैया आ रहे हैं नाचेंगे कुछ करेंगे तो आपका करियर बन जाएगा, तो करियर नहीं बनने वाला। आप एक सब्जेक्ट चूज करिए, उस पर वीडियो बनाइए, और तब उतरिए जब आप पूरी तरीके से फोकस हो कि मेहनत कर सकते हैं। कुछ भी मत डालिए, कुछ भी डालेंगे तो नहीं कि आप हीरो बन जाएंगे। बहुत सारे लोग लगता है सौरभ जोशी कुछ भी करता था वो पॉपुलर हो गया, तो किस्मत एक आध हो सकती है, लेकिन बहुत सारी जो युवा जनरेशन है वो खराब भी हो रही है, उनको लगता है यूट्यूब उनको बना देगा। जैसे टिंचक पूजा कहाँ है अभी, मुझे पता नहीं। देखो बहुत सारे लोग निकल गए जिनके पास, अगर आपके पास सब्जेक्ट नहीं है, आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, आपके पास मेहनत नहीं है, आपके पास इंटरेस्टिंग चीजें नहीं है बनाने के लिए, तो आप क्यों आ रहे हो इसमें? मेरा एक फोकस एरिया है गाड़ियां। मैं गाड़ियों के इर्द गिर्द घूमता हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। मुझे अच्छा लगेगा तो मैं पॉजिटिविटी के साथ कुछ और करूंगा, लेकिन वो फोकस्ड होगा कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जैसे मेरा एक खेती बाड़ी का चैनल है, मैंने उस चैनल को लॉन्च बाद में किया है, उस पर मेरा पहले, मतलब मैं पहला बंदा हूँ जिसने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया स्पॉन्सरशिप के साथ। क्या बात है, बहुत। तो ये डिपेंड करता है, अगर आप अपनी ऑथेंटिसिटी मार्केट में बना लेंगे तो लोग आपको इज्जत करने के लिए बैठे हैं, आपका कंटेंट अच्छा होगा, लोग आपको गले लगाएंगे। लेकिन नेगेटिविटी फैक्ट, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं नेगेटिविटी पे। आप ऐसे सर करके बैठ जाइए, आप रोते हुए दिख जाइए, फर्जी चीजें दिखाइए, भ्रम फैलाइए, उससे आपको यूट्यूब आज पैसा तो दे देगा, लेकिन आपकी पहचान क्या बन रही है ये आपको देखना है। अभी आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? अभी के स्ट्रगल्स क्या है आपकी लाइफ के? तो स्ट्रगल क्या है कि अभी यूट्यूब पे थोड़ा सा डाउनफॉल आता है, तो यूट्यूब का अर्निंग उतना ज़्यादा नहीं है हमारा जितना होता था पहले। तो हमारे स्पॉन्सरशिप पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। स्पॉन्सरशिप ठीक ठाक आ जाते हैं सारी कंपनियों, क्योंकि जो हमारा कंटेंट है अच्छा है। अगर आप लोग देखेंगे पावर ऑन व्हील तो आपको समझ में आएगा। लेकिन जो मेरी, क्योंकि आपको जब आप सही एक कंफर्टेबल जोन में हो तो अपने भविष्य की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो मैंने भी एक जो है कुछ डाला है, उस पे डैश कैम के साथ एक पार्टिसिपेट किया है, किसी ये आप पार्टनरशिप किया है। ये आपका आगे मेरा खुद का वेंचर नहीं है, मैंने किसी के साथ पार्टनरशिप किया है साथ में, तो वो है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो बताइए तो सही, ये वेंचर क्या है, क्या करता है आपका प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट के तो क्या है कि आजकल हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, कई बार हम गाड़ी में बैठे होते हैं, बहुत सारे हमारे भाई लोग टैक्सी चला रहे होते हैं, टैक्सी चलाते हैं और कोई सवारी बोल देता है इसने मेरे साथ बदतमीजी करी है, खासकर कि आजकल लड़कियां बोल देती हैं मेरे साथ बदतमीजी करी है, तो उनके लिए हमने एक डैश कैम लॉन्च किया है। एक तो ईगल आई है जो कि 2,500 रुपए में आप लगा लीजिए, सब कुछ रिकॉर्ड करती रहेगी, आपके पास में एक प्रूफ रहेगा। जब आप चलते हैं तो आपके पास प्रमाण होना जरूरी है। एयर इंडिया क्रैश हुई, एक ही बंदे ने वीडियो बनाया, बट उसी वीडियो के आधार पे बहुत सारी जांच एक डायरेक्शन ले रही है, क्योंकि एक विजुअल मिल गया। तो विजुअल अगर आपके पास गाड़ी चलाते हुए होगा तो वो प्रमाण के तौर पर काम आता है। मुझे पक्का पता है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, सेफ रहना चाहते हैं, तो आपको आसपास की चीजों पर नजर रखनी चाहिए, और कैमरा हमेशा नजर रखता है। तो एक तो जो टैक्सी ड्राइवर्स है उनके लिए आगे और पीछे के कैमरे वाला दोनों है। फिर जो हाईवे पे जाते हैं, यानी मैं पर्सनली हूँ तो मैं बाहर जा रहा हूँ तो मेरे साथ रोड रेंज हो गया, मारम मारी हो गई तो उसका हमारा प्रूफ रहेगा। वो आपका रिकॉर्ड। एक्सीडेंट हो गया तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो है।
तो ऐसे देखते जाए कि जो भी टू व्हीलर्स है वही आपके टारगेट मार्केट। टू व्हीलर पे हम लॉन्च करने वाले हैं। तो अभी हमने क्या किया, टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों के लिए है। तो अभी इसमें हमने क्या किया, अच्छा फोर व्हीलर पे डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे हम फोकस कर रहे हैं। तो अगर कोई बनना चाहता है डिस्ट्रीब्यूटर, तो हमने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, हम 2 लाख रुपए में एक डिस्ट्रिक्ट दे रहे हैं। 2 लाख पूरा डिस्ट्रिक्ट दे पूरा डिस्ट्रिक्ट 2 लाख दे रहे हैं। और 2 लाख में कर क्या रहे हैं, हम उसको अपना पार्टनर बना रहे हैं और उतरने का सामान उसे दे रहे हैं, जिससे पहले दिन से उसको बर्डन ना लगे। अच्छा, और हमारा पूरा सपोर्ट उसके साथ में रहेगा, वो करता जाए। ऑनलाइन सेल भी जो होगी उसका भी पैसा हम उसी को दे रहे हैं। अच्छा पूरा टेरिटरी में है ना वो आएगा। हाँ, तो टेरिटरी में कुछ भी हिलेगा पत्ता तो उसको ही मिलेगा। तो शायद हमारे ऑडियंस काफी होंगे डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आप तो ऑलमोस्ट मिलियन फॉलोवर है, तो उनको बताइए कि वो उनको इन्वेस्टमेंट क्या है, उनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है। मैं अगर 2 लाख रुपए दूं, क्या चांसेस है कि मेरे 2 लाख रुपए भी चले जाएंगे। तो क्या है कि हम इसे प्रमोट कर रहे हैं, हम इसके छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं, जिससे लोग संभल के रहें, संभल के चलें, अपने आप को कैसे सेव कर पाएं। तो हमारे वो वीडियोस उनको हेल्प करेंगे, जिससे उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी। मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट है उसमें दिक्कत क्या है अभी कि वो हीट वाला इशू आता है, गर्म हो जाते हैं। हाँ, हमने जहाँ से करवाया है अभी हम इसे मेड इन इंडिया कर लेंगे थोड़े दिन में, पूरी तरीके से मेड इन इंडिया होगा, हमारा पूरा सिस्टम है। लेकिन अभी हम जहाँ से इस पर काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक चीज़ एश्योरिटी है कि आपको कोई हीटिंग इशू नहीं आएगा। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपके घर से उठाएंगे और रिप्लेस करके दे देंगे। वेरी गुड। वारंटी कितना है? 1 साल की। 1 साल की। हाँ, तो उसमें कोई टेंशन नहीं आने वाली। तो और हमारे प्रोडक्ट में अभी तक मैं भी 2 साल से 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आई। हमारे पास सिर्फ 4G टाइम है, तो उसमें आपकी गाड़ी हिल रही वो भी पता चलता रहेगा। तो रिकॉर्डिंग का नेटिवली होता है कि फोन पे क्लाउड पे भी ले सकते हो, नहीं तो अपना मोबाइल पे सेव करते रहो। और रीराइट होता रहता है? हाँ, रीराइट उसमें आपका वो लगा हुआ है SSD, उसमें आपका चलता रहेगा 15 दिन का, 17 दिन का। जैसे ही डेटा कुछ GB हो जाता है अपने आप ही हो जाता है। ओके। जैसे आपने एक ट्रिप किया तो अगर कुछ घटा है तो निकाल लीजिए, कई बार निकाल के कंप्यूटर में देख लो तुरंत। और हम इसको क्वालिटी पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, जिस क्वालिटी थोड़ी और इंप्रूव हो जाए। तो मार्केट में जितने डैश कैम है, एक तो उनसे कॉम्पिटेटिव है ना, और हमारी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी लग रही है, जो लोग यूज कर रहे हैं वो भी खुश हैं। तो मैं चाहता हूँ जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो भी हमसे जुड़ें, और जो इंडिविजुअल कार चला रहे हैं जिनका बजट बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि डैश कैम 25,000, 30,000, 20,000 तक के आते हैं, हम 2500 से लेकर शुरू कर रहे हैं, 10,000 रुपए तक दे रहे हैं फिलहाल। ठीक है। तो अगर हाँ आप अमित जी के ये वेंचर में जुड़ना चाहते हो तो हमने लिंक डाली है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप इंक्वायरी डाल सकते हो और अमित जी के साथ जुड़ सकते हो। तो ये तो थी मेरी कहानी। लेकिन जिगर डोरी वाला, जहां से तुमने शुरू किया था, बजन टाउन देखा मैंने, टेनेशियस टेकेज देखा, बहुत सारी चीजों पे आप प्रयोग कर रहे थे, फ्रेंचाइजीज दे रहे थे, तो वो किस शेप को लेने में सक्सेस हुआ है? अब कितने लोग आपके साथ में काम कर रहे हैं और क्या चीज आप करते थे? तो आप जब मिले थे तब आपको पता है हम हर जगह पार्टनर्स दे रहे थे, फ्रेंचाइजी दे रहे थे पूरी दुनिया में टीनेशियस टेकीज का। तो वो पाथ में थोड़ा स्ट्रगल किया, ये पार्टनर्स जुड़ रहे थे लेकिन हम जो उनको जो ट्रेनिंग और प्रोसेस बता रहे थे वो फॉलो नहीं कर रहे थे, तो चला नहीं। फिर मैंने बहुत सारे लेक्चर्स और ट्रेनिंग सेशंस अटेंड किए। फिर पता चला एक अच्छा प्रोडक्ट आईटी कंपनी में बनाने के लिए आपको सारा फोकस एक ही प्रोडक्ट पे डालना पड़ेगा। आप मल्टीपल चीज़ करोगे ना तो कोई भी इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट नहीं करेगा और आपको भी सक्सेस नहीं मिलेगा। और मैंने काफ़ी स्टडी किया कि प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ फिर मैंने भी स्टडी किया कि कुछ भी चीज़ लाइफ में करो ना तो एक ही चीज़ परफेक्टली करो। जैसे आप कर रहे हो अपना ऑटोमोबाइल का, तो अभी हम प्रीवियस 8 साल से एक फुटचाऊ करके हमारा पोर्टल है उस पर काम कर रहे हैं, और अभी हम बीटा क्लाइंट्स पूरे इंडिया में शुरू कर रहे हैं क्योंकि हम भी डिलीवरी शुरू कर रहे हैं पोर्टल थ्रू। तो आज रेस्टोरेंट बिना कोई इन्वेस्टमेंट पे पोर्टल थ्रू डिलीवर कर पाएगा। उसमें वो टेबल ऑर्डरिंग भी कर पाएगा। आप टेबल पे बैठे हुए हो तो QR कोड स्कैन करो और ऑर्डर करो। इसलिए जिसको बजट नहीं हो वेटर को पैसे देने के लिए वो भी पैसे बना पाएगा। फिर मोबाइल पॉस भी बनाया उन्होंने, वो मोबाइल से भी अपना बिलिंग कर पाएगा। फिर उनका वेबसाइट भी फ्री में हम देते हैं। तो पूरा ये सॉल्यूशन हम रेस्टोरेंट को फ्री में देते हैं, और जब भी वो ट्रांजेक्शन करते हैं ना तभी हम हमारी अर्निंग करते हैं। तो जैसे मैं रेस्टोरेंट हूँ तो मुझे कैसे बेनिफिट मिल जाएंगे? आपका खुद का डिजिटल मेन्यू बन जाएगा, सारी मेन्यू में फोटोज दिखेंगे, तो आपको भी फोटोज दिखे तो मैकडोनल्ड्स जैसी आपकी वेबसाइट बन जाएगी। फिर आप बिलिंग भी खुद का मैनेज कर पाओगे, तो आपको लिख के मैनेज नहीं करने का है। बिल किसी का बने तो प्रिंटिंग भी हो जाएगी। अगर आपके पास वेटर्स नहीं है, कम वेटर्स है, तो टेबल पे QR कोड स्कैन करो, कस्टमर स्कैन करेगा, मेन्यू आ जाए और ऑर्डर आइटम सिलेक्ट करके ऑर्डर करेगा। ऑर्डर आपके काउंटर पे आ जाएगा या आपके मोबाइल पे आ जाएगा, आप जाके टेबल पे डिलीवर कर लो। इसके अलावा टेक अवे हो तो अभी क्या है, मोस्टली तो कस्टमर फ़ोन पे ऑर्डर करता है, वो पूरा ऑटोमेट हो जाएगा। फ़ोन मेन्यू खोलेगा, ऑर्डर करेगा और पिकअप का वो टाइमिंग दे जाएगा। पैसे भी आपको एडवांस में दे देगा, वो आके ले जाएगा। डिलीवरी करनी हो तो खुद के ड्राइवर्स हो तो उसका पूरा डिलीवरी सिस्टम देते हैं। अगर खुद के ड्राइवर्स नहीं हो तो ऑर्डर आ जाएगा और पोर्टर, रैपिडो, ऐसे बड़ी बड़ी जो डिलीवरी कंपनीज है
वो आपका डिलीवरी कर पाएगी, यानी आपको 20-30% जो बड़ी कंपनीज है उनको देना नहीं पड़ेगा। तो क्या है कि इसमें कितना रुपए से शुरुआत हो जाएगी, क्या है, कितना लगेगा पैसा? शुरू होता है 15 रुपए पर डे। इसमें हम सपोर्ट करते हैं, पूरा सेटअप ट्रेनिंग सब कुछ आता है, यानी 5475 रुपीज है वन टाइम सेटअप फी। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं हो तो ये सिस्टम आप पूरा फ्री में यूज कर सकते हो। उसमें थोड़े फीचर्स हमने निकाल दिए हुए हैं, लेकिन बिलिंग के लिए आप पूरा ये चीज यूज कर सकते हो। हमने ये इसलिए दिया है कि जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं उनके पास पैसा और बजट नहीं है, हमको मेरा गोल है उनको हेल्प करे। तो बिना पैसे का कोई अपना डिजिटल दुकान शुरू कर सकता है। एग्जैक्टली। तो क्या है भैया जिगर डोरी वाला कि डिजिटल दुकान चल पड़ी, मेरा अपना काम चल पड़ा। लेकिन हाँ, अभी हमने इसके लिए आपके जैसे ही पार्टनर प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। अच्छा, तो क्या है? इसमें भी हम एरिया वाइज पार्टनर्स अपॉइंट कर रहे हैं और हम भी टेरिटोरियल राइट्स दे रहे हैं उनको, पूरी ट्रेनिंग प्रोसेस, और हम तो इन्वेस्टमेंट के सामने मिनिमम इनकम गारंटी देंगे। उनको सिर्फ जाके हमारा प्रोडक्ट लोगों को दिखाना है और वो एरिया से जब भी कोई पैसा आएगा उनकी रिकरिंग इनकम शुरू हो जाएगी। आपको इसके लिए भी डिटेल्स चाहिए तो लिंक हमने डाली है डिस्क्रिप्शन में, आप फॉर्म फिलअप करोगे और उसमें मैं पर्सनली आपको कांटेक्ट करके इसके बेनिफिट्स बनाऊंगा और आप खुद एक डिजिटल सीईओ बन सकते हो। तो भैया ऑस्ट्रेलिया रिटर्न जिगर डोरी वाला, इन्हें अपने पापा के कारोबार में कुछ नहीं करना था, इन्हें बसानी थी अपनी दुनिया। ये आए हमारे पास, बड़ोदरा से एक कहानी शुरू हुई थी, वो कहानी कुछ दिन साथ में चली। ये भैया को पान लाना पसंद नहीं था तो इसने इवेंट बंद कर दिया, क्योंकि वो आर्टिस्ट बोला कि पान ले आओ, बोले मतलब साले पैसा भी दिया हमने, उसके लिए पान लेके आए तब परफॉर्म करेगा, ऐसा काम नहीं करने का। तो इन्हें काम मना कर दिया। लेकिन क्या हुआ, हम दोनों का साथ में नहीं चला उस टाइम, तो हमारे रास्ते यूं हुए। लेकिन दोस्ती हमेशा निस्वार्थ भाव से की जाती है और वही दोस्ती चलती भी है। ये अपनी जगह सफल हो गए, हम अपनी रास्ते पे चलते हुए अपना मुकाम पा गए और फिर हम मिले। हम मिलते रहते हैं, अपनी अपनी कहानियां कहते हैं। आज हम यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, कल फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे बैठे नजर आएंगे, लेकिन अपनी बुलंदी कायम है। तो जिगर डोरी वाला बेस्ट आपने ऑन द बेस्ट सर। और आप भी द टीनेशियस शो पे आके अपने पार्टनर या किसी के साथ भी बातचीत करना चाहते हो तो हम ये पूरा सर्विस देते हैं। और अगर आप हमारे साथ बातचीत करना चाहते हो, मेरे साथ बात करना चाहते हो, तो हम आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में भी फीडबैक देंगे और नेटवर्किंग करेंगे और एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। चले भैया, कहाँ चले? डन, चले। ओके, कौन सी गाड़ी है आज? आज मैं लेके आया हूँ क्रेटा इलेक्ट्रिक। आप टेस्ला की भी बात कर रहे हैं ना, सूरत में जो आई है वो? अरे तुम्हारे सूरत वाले तो अलग कहानी कर रहे हैं, तभी करने वाले हैं। मतलब साइबर ट्रक लेके घूम रहे हैं, यहाँ पर लॉन्च भी नहीं हुई है। लेकिन हम घूमेंगे उसके साथ। हाँ, लेके चलेंगे ना, चलो। ओके, चलो।